रवीश, चलो जल्दी से रुई बिछाओ, मुझे ये अंडे रखने हैं, सोने के अंडे। निरूपा अंडों को रुई में रख देती है और दोनों लेटकर उनको ही देखते रहते हैं। निरूपा यार, वैसे क्या होगा इसमें यार? इसमें क्या सोने की चिड़िया निकलेगी? सोने की चिड़िया नहीं होती पागल, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जरूर होती है। दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह देखते हैं कि दोनों अंडे फूटे हुए पड़े हैं, सोने का कवर बिखरा पड़ा है। निरूपा और रवीश समझ नहीं पाते कि रात क्या हुआ। रवीश, मैंने मना किया था इनको लाने को, लेकिन हमारी गलती की वजह से ये फूट गए। निरूपा, अंडे फूटे नहीं हैं, उनमें से बच्चे बाहर आए हैं। क्योंकि अगर अंडे फूटे होते तो अंदर जो भी होता ना, यहीं पर पड़ा होता। चलो ढूंढते हैं कि इनके अंदर से कौन निकला है, क्योंकि जो भी निकला होगा अभी घर में ही होगा। निरूपा और रवीश बहुत तलाशते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। आखिरकार दोनों थक कर बैठ जाते हैं। रवीश, हमने सच में गलती की थी इनको यहाँ लाकर। निरूपा, जो हो गया उसे भूल भी जाओ। चलो अब चलो, बाकी घर के काम करते हैं। और दोनों घर के कामों में लग जाते हैं। रात को दोनों सोने जाते हैं। सोते सोते निरूपा को लगता है जैसे कोई उसके हाथों की उंगली को छेड़ रहा है। उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो चिल्ला कर उठती है। क्या हुआ निरूपा? क्यों डर गई हो? निरूपा बिना कुछ बोले एक तरफ इशारा करती है। रवीश उस तरफ देखता है तो दंग रह जाता है। निरूपा, ये तो सांप का बच्चा है, कहीं ये अंडे में से तो बाहर नहीं आया। लेकिन अंडा तो सोने का था, लेकिन ये काला है। ये शायद मुझे काट रहा था, मेरी उंगली पर। निरूपा, सांप किसी को बिना वजह कुछ नहीं कहते। आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। रवीश, अंडे तो 2 थे, फिर ये एक ही क्यों? क्यों दोस्त, दूसरा कहाँ गया? इतना सुनकर सांप रवीश की हथेली से फिसलकर नीचे गिर पड़ा और एक तरफ चलने लगा। दोनों समझ गए कि ये उनको उसके साथी के पास ले जा रहा है, तो दोनों उसके पीछे पीछे चलने लगे। रवीश, और कितना दूर लेकर जाएगा ये अब हमें? इतना दूर तो ले आया। निरूपा, गलती भी तो हमारी थी ना, तो हमको ही इन दोनों को उनके घर छोड़कर आना पड़ेगा, और उसके लिए हमें ढूंढना ही पड़ेगा। तो बस चलो चुपचाप। सांप कुछ दूर और जाकर रुक जाता है। निरूपा देखती है कि वहाँ कोई घायल लड़की पड़ी है जो बेहोश है। रवीश, मेरी मदद करो, इस लड़की के लिए पानी लेकर आओ। रवीश भाग कर जाता है और एक पत्ते में पानी भरकर लेकर आता है। वो पानी को लड़की के चेहरे पर डालता है। लड़की को होश आ जाता है। होश आते ही लड़की चिल्लाती है, नागेश! निरूपा और रवीश डर जाते हैं। कौन हो तुम? मैं नाग कन्या नरगिश। मेरा नागेश कहाँ है? मैं यहाँ हूँ नरगिश। और वो सांप एक लड़का बनने लगता है। नागेश, तुम ठीक तो हो? उस तांत्रिक ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? उसने मेरी सारी शक्ति मुझसे छीन ली। मैं बस कुछ ही पलों के लिए ये रूप ले सकता हूँ। नरगिश, उसने तुमको क्या किया? नागेश, मेरी छोड़ो, क्योंकि अब मैं कुछ ही पल जिंदा रह पाऊंगी। मैं अपनी सारी शक्ति तुमको देती हूँ, और नागेश, मैं तुमसे मिलने फिर आऊंगी। नहीं नरगिश, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। हम दोनों साथ रहेंगे। नागेश, मेरी बात सुनो। तुम भोलेनाथ की पूजा करना। 5 अमावस पूरी होते ही मेरी समस्त शक्ति तुम में प्रवेश कर जाएगी और मेरे शरीर को उठा कर रख देना। मैं जब अगले जन्म में तुमको मिलूंगी तो खुद के शरीर को देखकर ही सब कुछ याद कर पाऊंगी। मैं फिर अवतार लूंगी नागेश, नाग अवतार। नागेश को छोड़कर दूसरी दुनिया में चली जाती है और नागेश रोते रोते नरगिश को बाहों में लेकर बैठ जाता है। धीरे धीरे नरगिश का शरीर नाग शरीर में अवतरित होने लगता है और फिर से काली नागिन बनकर नागेश के हाथों में रह जाता है। निरूपा और रवीश होश संभाल कर नागेश के पास जाते हैं। देखो, हम नहीं जानते कि तुम कौन हो, लेकिन दोस्त जो होता है ना, अच्छे के लिए ही होता है। दुखी मत हो। नागेश, नरगिश ने जो कहा था अब वो करो और चलो नरगिश के इस रूप को संभाल कर रख दो। बस एक नरगिस ही तो थी मेरी संसार में, उसने इसे भी मुझसे छीन लिया। अब मैं क्यों जियो, क्यों? अरे वही तो बोल कर गई है कि वो फिर आएगी। हाँ नागेश, वो आकर तुमको नहीं पाएगी तो क्या करेगी? तुमको जीना होगा नरगिश के लिए। मैं उस तांत्रिक को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन तांत्रिक? क्या किया उसने? मैं और नरगिश उस खंडर में रहते थे। एक दिन हम दोनों घूम रहे थे, तभी नरगिश ने देखा कि तांत्रिक घायल होकर दर्द से करहा रहा है। नरगिश उसको दर्द में पाकर उसकी मदद करने चली गई।
नागेश, इसको किसी सांप ने काटा है। जहर काफी ज्यादा है। ये तांत्रिक भी कोई शिव भक्त ही लगता है, इसलिए हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। नागेश ने उसकी जहर वाली जगह पर अपनी नागमणि रख दी, जिससे तांत्रिक का जहर उतर गया और वो बेहोश हो गया। नागेश, चलो यहाँ से, अब इसे होश आ जाएगा। वो दोनों वहाँ से चले गए, लेकिन तांत्रिक को ठीक होने के बाद उसके मन में नागमणि पा लेने की इच्छा जागी। कुछ दिन बाद वो फिर आया और अपनी तंत्र विद्या के जोर से नरगिश को वश में करना चाहा, लेकिन नरगिश की शक्ति के आगे वो टिक न सका और वापस चला गया, बीन बजा बजा कर। नागेश, चलो यहाँ से, वरना ये फिर आएगा। मुझे मेरी चिंता नहीं है, लेकिन मैं तुमको खोने से डरती हूँ। नरगिश, लेकिन तुम तो जानती हो मुझ में अभी नागमणि की इतनी शक्ति नहीं है। वही शक्ति है जो तुमने मुझे दी थी, बस ये रूप बदलने की। और तुमने ही तो कहा था कि मुझे यहीं पर रहकर शिव पूजा करनी होगी। अभी 7 अमावस्या तक मुझ में भी शिव की कृपा से समझ शक्ति आ जाएगी। नागेश, तुम बोल रहे हो तो ठीक है, लेकिन हमें अब सावधान रहना होगा। नागेश निरूपा और रवीश की तरफ देखकर बोला। तांत्रिक जान गया था कि वो केवल तंत्र विद्या के वश से नरगिश पर विजय नहीं पा सकता, तो उसने कुछ लोगों का सहारा लेकर नरगिश को वश में करने की ठानी और वो फिर उस दिन वापस आया। उसके वापस आने पर नरगिश बहुत ही गुस्सा हो गई और नरगिश ने उसे मार डालने की ठान ली। और फिर एक बार नरगिश और उसका आमना सामना हुआ। अरे तू साधु नहीं, पाखंडी है। तुझे जो शक्ति मिली है तू उसका गलत उपयोग कर रहा है। मैं तुझसे तेरी सांसें और शक्ति दोनों छीन लूंगी। अरे नादान नागिन, तू अभी कालगुरु की शक्ति को नहीं जानती। मैं तुझे और तेरी मणि दोनों को लेकर जाऊंगा और तू फिर वही करेगी जो मैं तुझसे करने के लिए कहूंगा। नरगिश क्रोध में भरकर एक भीषण नाग में अवतरित हो जाती है और एक विषैली फूंकार कालगुरु की तरफ छोड़ती है, लेकिन कालगुरु अपनी तंत्र शक्ति से गायब हो जाता है। तू मुझे कुछ नहीं कर सकती। तू एक तुच्छ सी नागिन है, अभी बच्ची है तू मेरे सामने। और एक शक्ति का गोला नरगिश की तरफ फेंकता है, जिसके वार से नरगिश घायल होकर फिर एक लड़की के रूप में जमीन पर गिर जाती है। नागेश ये देख नहीं पाता और नरगिश को बचाने कालगुरु के सामने आ जाता है। कालगुरु, तुझे नरगिश को छूने से पहले मुझसे लड़ना होगा। अच्छा हुआ तू आ गया, तूने मेरा काम और भी आसान कर दिया बच्चे। और पानी पढ़कर नागेश के ऊपर फेंकता है। नागेश उसके इस वार से शक्तिहीन हो जाता है। कालगुरु, तेरी लड़ाई मुझसे है, नागेश से नहीं। रुक जा। मेरी लड़ाई किसी से नहीं, मुझे बस वो नागमणि दे दे नागिन, नहीं तो तेरे नाग को अपने साथ ले जाऊंगा, जिंदा नहीं मुर्दा। और फिर से एक मंत्र भरी फूंक नागेश की तरफ फूंकता है और नागेश एक बच्चा सा सांप बन जाता है। रुक जाओ कालगुरु, तुमको जो चाहिए मैं दूंगी, लेकिन नागेश को छोड़ दो। तेरा नाग तो शक्तिहीन हो गया है, अब ये नाग रूप से मनुष्य रूप कुछ ही समय तक ले पाएगा। अगर ज्यादा देर रुका उसी मनुष्य रूप पे तो ये जिंदा नहीं बचेगा। कालगुरु नागेश को मंत्रों से एक सोने के अंडे में कैद कर देता है। नरगिश उसे अंडे से बाहर निकालने के लिए वापस नागिन रूप बनाकर अंडे पर फुंकार मारती है, लेकिन कालगुरु के मंत्रों की शक्ति ज्यादा होने के कारण ऐसा नहीं कर पाती। तो तू ऐसे नहीं मानेगी, ले तेरे नाग को ही खत्म करता हूँ। रुको कालगुरु, वचन दो कि नागमणि मिलने पर तुम मेरे नाग और मुझे छोड़कर चले जाओगे। ठीक है नागिन। नरगिश नागमणि को एक पत्थर पर प्रकट करती है, लेकिन नागमणि के बिना वो शक्तिहीन हो गई थी। उसके शरीर में अब ज्यादा शक्ति नहीं बची, वो बेहोश सी हो गई। मौके का फायदा उठाकर कालगुरु ने उसे अपने आदमियों से पकड़ने को कहा। नागेश को जैसे ही मानव ने छुआ तो उसकी शक्ति बिल्कुल छीन हो गई। मैं तुझे भी अंडे में कैद करके अपने साथ ले जाऊंगा। और नरगिश को भी सुनहरे अंडे में कैद करने के लिए मंत्र करता है। हैं? ये क्या, जिसने नागिन को छुआ वो नाग बनकर मर रहे हैं? सच में बड़ी ताकत है इसमें। कालगुरु मणि लेने मणि की तरफ जाता है, लेकिन देखता है कि किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया है। अरे ओ बाबा, वो नागमणि मेरी होगी, तूने मेरे लोगों को भी मरवा दिया। मैंने कहा छोड़ मुझे, नहीं तो तुझे भी नाग बना दूंगा। तू जिंदा रहेगा तब ना। और वो कालगुरु को उठाकर बाहर की तरफ फेंकता है। कालगुरु घायल होकर दूर जा गिरता है। आदमी उस पर गोली चलाता है और गोली पाँव में लगती है। कालगुरु बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ जैसे जैसे नरगिश अंडे में बंद होने लगती है, वैसे वैसे नागमणि का प्रकाश कम होने लगता है और नागमणि अपनी रक्षा के लिए विषैली वायु फैलाने लगती है, जिससे डरकर आदमी भी भागने की कोशिश करता है और वो दीवार से टकराकर गिरकर बेहोश हो जाता है।
और उसके बाद तुम दोनों वहाँ आए। जो प्रकाश तुमने देखा वो नागमणि का ही था, लेकिन तुम उन दोनों को नहीं देख पाए क्योंकि वो दोनों बेहोश वहीं पड़े थे। जिन सांपों को तुमने दफन किया वो उनके ही आदमी थे, लेकिन नरगिस को छूने से वो नागरूप में बन गए और उनको नरगिस की शुद्ध आत्मा ने अच्छे नाग बना दिया। मुझे पता है जब नरगिस वापस जन्म लेगी तो वो जिंदा हो जाएंगे। नागेश, वो नागमणि का फिर क्या हुआ? बताता हूँ। नागेश को कुछ बेचैनी होने लगी और वो फिर से छोटा सा नाग बनने लगा। रवीश, ये तो फिर से नाग बन गया। अब हम क्या करें? इंतजार के अलावा भला कर भी क्या सकते हैं। नागेश वापस घर की तरफ रेंगना शुरू कर देता है। देखो, अभी तो हमें भी उसके साथ चलना चाहिए। चलो। तीनों घर आ जाते हैं। रात होने के कारण तीनों सो जाते हैं। फिर सुबह होने पर नागेश कहाँ चला गया निरूपा? पता नहीं, कल तो यही था। 5 अमावस्या बाद दोनों खंडर की तरफ चलने लगते हैं। अचानक से उनको किसी लड़की के चीखने की आवाज आती है। बचाओ, बचाओ! दोनों तेजी से आवाज की तरफ भागते हैं, लेकिन जैसे ही उसके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की को सांपों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। तभी नागेश वहां पहुंचता है और लड़की को अपनी बाहों में उठाकर सांपों के घेरे से बाहर ले आता है। नागेश को देखकर सभी सांप चले जाते हैं। नागेश, तुम कहाँ चले गए थे? हम लोग तुमको ही खोज रहे थे। नागेश उस लड़की के ऊपर लेटा हुआ उसे ही देखे जा रहा था और वो लड़की नागेश को। फिर अचानक लड़की बोली, हटो अब। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम रजनी है। मैं तो बस यहाँ घूमने के लिए आई थी। रजनी, बड़ा प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह ही। प्यारे तो तुम भी बहुत लगते हो। धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। वैसे तुमने अपने बारे में बताया नहीं कुछ। मैं बताता हूँ। ये नागेश है, ये निरूपा है और मैं रवीश। नागेश, तुम कहाँ चले गए थे बिना बताए? कहीं नहीं दोस्तों। अच्छा छोड़ो उसे, अब मैं साथ ही रहूंगा तुम्हारे। अच्छा, मैं चलती हूँ। बहुत देर हो गई है घर से आए हुए। कहाँ है तुम्हारा घर? मुस्कुरा कर बोली बड़ी जल्दी में हो जनाब। और चलने लगती है। फिर अचानक पीछे पलटकर देखती है और बोलती है, वहीं थोड़ी दूर बरगद के पीछे। और चली जाती है। नागेश उसको जाते हुए देखता रहता है। नागेश गई वो अब। अगली सुबह नागेश उठकर उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ वो कल रजनी से मिला था। कुछ देर बाद रजनी भी वहाँ आ जाती है। और बिना कुछ कहे नागेश के पास बैठ जाती है। रजनी, नींद नहीं आई ना रात? रजनी फिर हाँ में सर हिला देती है। नागेश, क्या कर दिया है तुमने मुझे? रात भर तुम याद आते रहे। तुमसे मिलने का मन करता रहा। अपना हाल तो सुना दिया, और जो तुमने किया है उसका क्या? ना सोने दिया ना खाने दिया। सच कहूँ तो अब तुम्हारा हो जाने को मन करता है, बस तुम्हारा। और धीरे धीरे अपने हाथ को रजनी के हाथ पर रख देता है। नागेश! और धीरे धीरे आंखें बंद कर लेती है। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी नागेश को किसी के वहां आने की आहट होती है। रजनी, चलो यहाँ से, कुछ खतरा है। नागेश रजनी को बोलता है, ऐसा करो तुम घर चली जाओ, कल मिलने आऊंगा मैं। नागेश रजनी को गले लगाकर उसे विदा करता है और वापस उसी जगह आकर देखता है। अच्छा, तो ये कालगुरु है, लेकिन इसका यहाँ आने का मकसद क्या था? क्यों आया ये यहाँ? आज फिर इस जगह पर किसी बड़े नाग की आने की गंध आ रही है। इसका मतलब वो आज फिर यहाँ आया था। उसको मेरे वश में आना ही पड़ेगा, फिर मैं उससे अपनी इच्छा पूर्ति कर सकूंगा। और वहां से वापस चला जाता है। ये कालगुरु किसकी बातें कर रहा है? क्या वो मेरे बारे में जान गया है क्या? अगर हाँ, तो कैसे? मुझे पता करना होगा। नागेश ध्यान लगाकर बैठ जाता है और अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखने लगता है। अच्छा, तो उस दिन जो सांप रजनी को काटने आए थे वो कालगुरु के ही थे, और वो मुझसे डरकर वापस चले गए थे, जिससे कालगुरु को यह अनुमान लगा कि कोई विशाल नाग से डरकर वो आए हैं, और उसे मेरे यहाँ होने का आभास भी हो गया। बदला तो मुझे भी लेना है तुझसे कालगुरु, लेकिन तेरे ही तरीके से। तुझे मेरी तलाश है और मुझे तेरी। अगली सुबह कालगुरु उसी जगह पहुंच जाता है जहां नागेश और रजनी मिलते थे। नागेश रवीश और निरूपा के कारण जल्दी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उस दिन रवीश का जन्मदिन था और वो उसको भी मंदिर ले गए थे। लेकिन रजनी वहां पहुंच जाती है और नागेश के आने का इंतजार करने लगती है। ये लड़की कौन है? मुझे इसमें नाग की छवि क्यों दिखाई दे रही है? कौन हो सकती है ये? कालगुरु रजनी के पास जाने लगता है। उसे देखकर रजनी डर जाती है और वापस भागने लगती है।
रुक जा लड़की, तुझ पर जहरीले नाग का वास है। रजनी नहीं रुकती तो वो रजनी को घायल करने के लिए त्रिशूल फेंकने ही वाला होता है। अचानक उसके सर पर कोई तेजी से वार करता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। नागेश तुम आ गए, कहाँ रह गए थे? तुम्हें पता है कितनी परेशान थी मैं तुम्हारे बिना, और ये पाखंडी पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ गया। नागेश ये मुझे बोला कि मुझ पर नाग का साया है। नागेश रजनी को गले से लगा लेता है। कुछ नहीं है रजनी, चलो तुम यहाँ से। नागेश हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? नागेश तुम शादी कर लो ना मुझसे। शादी? मैं शादी नहीं कर सकता तुमसे रजनी, और वैसे भी मेरा भी कुछ काम बाकी है, पहले वो पूरा कर लूं फिर। नागेश मेरी आंखों में देखो, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? भला क्या कमी है मुझ में? कमी? और तुम में तो कमी हो ही नहीं सकती। तुम अनोखी हो, अलग हो सबसे, और उससे भी बड़ी बात कि दिल के करीब हो तुम मेरे। ओह नागेश बस भी करो, बस शुरू हो जाते हो तुम। अच्छा ये बताओ तुमने जिसे मारा वो कौन था? वो कालगुरु है, एक तांत्रिक, उसे किसी सांप की तलाश है। तुम उससे दूर ही रहना रजनी। अरे पागल, मैं कोई सांप हूँ जो दूर रहूं? कहा ना, दूर रहना उससे बस। ठीक है नागेश। रजनी नागेश से मिलकर वापस जा रही होती है कि रास्ते में उसे कुछ आदमी पकड़कर तांत्रिक के पास उठा लाते हैं। काल गुरु उसे ध्यान से देखता है और बोलता है, तुम तो नाग नहीं हो, लेकिन तुम में मुझे नाग क्यों नजर आता है? कौन है तू? मैं बताता हूँ। नागेश को देखकर कालगुरु अचंभित हो जाता है। अच्छा, तो वो तू है जो इस लड़की के शरीर में रमा है। नाग का प्रेम, वो भी एक मानव कन्या से। अब तो कोई कहीं नहीं जाएगा, तू भी नहीं। जैसे तेरी नागिन को मारा था वैसे ही आज तुझे भी मरना होगा। काल गुरु मत भूल कि तू आज भी गलत कर रहा है, और बदला तो मुझे भी तुझसे लेना है। काल गुरु, नरगिश को तूने नहीं मारा, नरगिश ने तुझे ताकतवर बनाने के लिए अपने प्राण दिए हैं। आज तू भी प्राणहीन होगा। तू अभी जानता नहीं है मेरी शक्ति को। काल गुरु कुछ कर पाता उससे पहले ही नागेश एक विशाल नाग के रूप में आ जाता है। नागेश अपनी आंखों से काल गुरु की तरफ आग फेंकता है। काल गुरु उसके इस वार से बच जाता है। फिर नागेश उस पर विष की फुंकार मारता है। काल गुरु इस वार से बेहोश हो जाता है। नागेश रजनी को लेकर वहाँ से चला जाता है। तुम नाग हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? रजनी, मैंने उस दिन तुमको बताना तो चाहा था, लेकिन तुमको खो देने के डर से बता नहीं पाया। नागेश प्रेम तो प्रेम होता है, और वो मुझे तुमसे है। अब तुम कुछ भी हो, बस मेरे हो और मैं तुम्हारी। नागेश, ये नरगिस कौन थी और कहाँ गई अब? रजनी, वक्त आने पर मैं तुमको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन तब तक तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगी इसके बारे में। नागेश, तुम इस तांत्रिक को चाहते तो मार सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, क्यों? रजनी, मैं इसे चाहकर भी नहीं मार सकता। लेकिन क्यों नागेश? क्योंकि इसके पास नागमणि है। लेकिन जिसके पास नागमणि होती है वो तो बहुत शक्तिशाली बन जाता है। हाँ, लेकिन नरगिश बहुत शक्तिशाली थी, और ये उसकी नागमणि को तब तक उपयोग में नहीं ला सकता जब तक किसी इच्छाधारी नाग को पकड़कर ये मणि तक नहीं ले जाता। अगर इसने ऐसा कर दिया तो वो नाग और नागमणि दोनों उसके गुलाम हो जाएंगे, और इसीलिए ये मुझे पकड़ना चाहता है। मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगी नागेश। लेकिन नागेश, अगर इससे वो नागमणि वापस ले ले तो? लेकिन इसे वापस लेगा कौन? इसने नागमणि को ऐसे मंत्रों से बांध दिया है कि कोई भी सांप बिना इसकी मर्जी के उस तक पहुंच भी जाएगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। उस तक या तो नरगिश ही जा सकती है या कोई मानव। नागेश, क्या मैं जा सकती हूँ? कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमको खोना नहीं चाहता। तुमको कुछ हो गया तो? नागेश, मैं तुमको पाना चाहती हूँ, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। कुछ तो तब करेगी ना जब ये जिंदा बचेगा। कालगुरु, तुम फिर आ गए? हाँ, तुझे क्या लगा कि तू ही शक्तिशाली है? अरे मैंने तो तुच्छ सा नाग समझकर तुझ पर अपनी शक्ति का प्रयोग ही नहीं किया। देखना चाहता है मेरी शक्ति तो देख। काल गुरु मंत्र फूंककर नागेश को नाग बनाकर अपने वश में करके ले जाता है। रजनी उसको रोकती है तो वो रजनी को मूर्छित करके चला जाता है। रजनी होश में आकर बोलती है, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ नागेश। से तुच्छ से नाग, अब मैं तुम पर मंत्र क्रिया करके तुमको नागमणि के पास ले जाऊंगा, और नागमणि हमेशा के लिए मेरी। और तुम भी। मैं तुमको ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा, बस 2 दिन में मेरी पूजा खत्म और मैं दुनिया पर राज करूंगा। राज।
इतना कहकर कालगुरु वहाँ से चला जाता है और पूजा के लिए बैठ जाता है। इधर रजनी नागेश को खोजते खोजते रवीश और निरूपा के साथ वहाँ आ जाती है। नागेश कहाँ होगा? हम उसे ढूंढेंगे कैसे? रवीश, निरूपा सुनो, उसने नागेश को छोटा सा नाग बनाकर यहीं कहीं छुपा रखा है, उसे खोजना है बस। तीनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। तभी रजनी के कानों में कालगुरु के शिष्यों के बात करने की आवाज आती है। अरे तुमको पता है, हमारे गुरुदेव ने उस नाग को पिटारे में बंद कर लिया है और वो जल्दी नागमणि को पाकर सबसे शक्तिशाली बन जाएंगे। लेकिन गुरुदेव ने नाग को रखा कहाँ है? वहीं जहाँ वो बाकी सांपों को रखते हैं। लेकिन गुरुदेव ने कहा है कि कोई भी वहां जाना नहीं चाहिए। अगर किसी ने उस पिटारे को खोल दिया तो नाग की शक्ति वापस आ जाएगी और गुरुदेव के मंत्रों का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। रजनी जल्दी से रवीश और निरूपा को खोजती है और उनको ये सब बात बता देती है। तीनों वहाँ चले जाते हैं जहाँ कालगुरु सांपों को रखता था। हमारा नागेश कौन सा है, ये कैसे पता लगाएं? हम सारे सांपों को ही खोल देंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। निरूपा एक सांप का पिटारा खोलती है तो सांप निरूपा को डस लेता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। निरूपा, क्या हुआ? और निरूपा को संभालता है। मेरी फिक्र मत करो, तुम नागेश को बचाओ। रवीश रोते रोते बाकी के पिटारे खोलने लगता है। सब सांप इधर उधर भागने लगते हैं। उनमें से एक सांप रवीश को भी डस लेता है। रजनी रवीश को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। रवीश, क्या हुआ? रवीश बोलता है, रजनी, तुम सारे सांपों को जल्दी आजाद करो, जाओ। रजनी सांप को आजाद करने लगती है लेकिन उसे भी सांप डस लेता है। नागेश, कहाँ हो तुम? और जहर रजनी पर असर करने लगता है। लेकिन रजनी जहर से चक्कर खाते खाते हिम्मत करके पिटारा खोलती जाती है और आखिर में गिर जाती है। लेकिन नागेश का पिटारा भी खुल चुका होता है। नागेश निरूपा और रवीश के विष को अपने अंदर ले लेता है और फिर रजनी के पास आकर उसके पांव पर जहां सांप ने काटा था वहां अपने होंठ रखकर उसका विष भी निकाल लेता है। लेकिन इतना जहर नागेश सहन नहीं कर पाता और वापस नाग बनकर बेहोश हो जाता है। रजनी आंखें खोलकर बोलती है, नागेश, नागेश, नागेश ने हमारा विष अपने अंदर ले लिया है और ये बेहोश हो गया। रजनी नागेश को उठाकर भागने लगती है। चलो यहाँ से। नहीं, ये नहीं हो सकता। किसी ने मेरे सांपों को मार दिया, मेरी तपस्या भंग हो गई। और उठकर उस कोठरी में जाता है तो देखकर गुस्से से भर जाता है। फिर अपने मरे पड़े दोनों सांपों को देखकर बोलता है, तो उस लड़की ने नाग को चुरा लिया और उस नाग ने मेरे सांपों को मार दिया। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। कालगुरु योग विद्या से आंखें बंद करके उसको भागते हुए देखता है और अपनी शक्ति का प्रयोग नागेश पर करने लगता है। रुको, नागेश को ठीक करने के लिए कुछ तो करना होगा। और नागेश को जमीन पर रख देती है। लेकिन कालगुरु की शक्ति से नागेश उड़कर वापस चलने लगता है। तीनों नागेश के पीछे भागने लगते हैं। नागेश जाकर कालगुरु के पास गिरता है। कहाँ जा रहा है पागल नाग? तुझे अनुमान नहीं है मेरी ताकत का। अरे तुझ में जो जहर गया है वो ही तेरे प्राण लेने के लिए काफी है। लेकिन मुझे तेरी जरूरत है, इसीलिए बचाना पड़ेगा तुझे। कालगुरु उस पर मंत्र से विष की फूंकार मारता है जिससे नागेश का जहर उतर जाता है और वो मानव रूप में तड़पने लगता है। बस बहुत हुआ, अब मैं आज ही नागमणि से तेरा स्पर्श कराऊंगा। कालगुरु अपने शिष्य की तरफ देखकर बोलता है, इसे उठाकर नागमणि के सामने बांध दो। और वो उसे नागमणि के सामने बांध देते हैं। मैं अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन तुझे उस नागमणि को पाने नहीं दूंगा। तू अपने प्राण देगा, वो भी अपनी मर्जी से। मूर्ख नाग, ये मत भूल कि इच्छाधारी नाग आत्महत्या नहीं कर सकते। वो अपनी मर्जी से रूप बदलते हैं, अपनी मर्जी से मरते नहीं हैं। कालगुरु तंत्र विद्या करने लगता है। नागेश और भी तड़पने लगता है। रजनी, रवीश और निरूपा वहां आ जाते हैं। रवीश पत्थर उठाकर कालगुरु के शिष्यों के सर पर मारता है और वो इस चोट से मूर्छित हो जाते हैं। तुम फिर आ गए, तुम ऐसे नहीं मानोगे। और रवीश को तंत्र विद्या से उठाकर पटक देता है और रवीश उठ नहीं पाता। निरूपा को कालगुरु सांपों की रस्सी में बांध देता है। रजनी कालगुरु के पीछे आकर खड़ी होती है और उसी के त्रिशूल से उस पर वार करती है। कालगुरु दूर जाकर गिरता है और उठकर वापस रजनी पर मंत्र फूंकता है। रजनी उसके इस वार से बच जाती है और वो शक्ति पीछे बंधे नागेश के शरीर पर चली जाती है। और रजनी गुस्से से कालगुरु के पास आकर उसे मारना चाहती है। तुझको मरना ही है तो जा मर। तो वो रजनी को उठाकर फेंकता है और रजनी नागमणि के ऊपर जा गिरती है। कालगुरु के गुस्से से रजनी का नागमणि से स्पर्श उसकी शक्ति को खत्म कर देता है। कालगुरु नागेश की तरफ घूमता है
अब कोई तेरे रास्ते में नहीं आएगा। सही कहा तूने कालगुरु, क्योंकि अब तू जिंदा ही नहीं रहेगा। हा 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 हा। कौन मारेगा मुझे, तू या ये नागों में बंधी हुई बच्ची? हा 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 हा। तुझको मारेगी नरगिस। कालगुरु के पीछे रजनी भयंकर नागिन में बदलने लगती है, एक विशाल नागिन। नरगिस की आंखें आज पूरी तरह लाल थी। वो कालगुरु को अपने मुंह में पकड़कर अपने शरीर को विशाल करने लगती है, इतना विशाल कि नरगिस फन से पकड़े पकड़े अंतरिक्ष में पहुंच जाती है और कालगुरु को वहां फेंकती है। नरगिस वापस लड़की बन जाती है, निरूपा और नागेश को कालगुरु के बंधन से मुक्त करती है। नरगिस नाग कन्या बनकर। नागेश, मैं वापस आ गई हूँ। अब मैं तुमको कहीं नहीं जाने दूंगी। कोई हमें अलग नहीं कर सकता इस बार। पर नागेश, मुझे याद कैसे आया? मैं रजनी से नरगिस कैसे बनी? ये शक्ति मुझ में दोबारा कैसे आई? नरगिस, जब तुम्हारा स्पर्श नागमणि से हुआ तो उसकी शक्ति से तुम्हें सब याद आया। मैंने तुम्हारे उस नागिन के रूप को भी संभाल कर रखा हुआ था, जिससे तुम लड़की से नागिन रूप ले सको दोबारा। क्या तुम जानते थे नागेश कि मैं रजनी नहीं तुम्हारी नरगिस हूँ? हाँ, हम जब पहली बार मिले मैं तो तभी जान गया था, पर अगर तुम्हें बताता तो तुम मेरा विश्वास नहीं करती, इसीलिए तुमको नहीं बताया। नागेश के शरीर में जलन होने लगती है। उसको ऐसा लगता है जैसे उसके प्राण निकलने वाले हों। नरगिस, शायद इस बार भी हमारा मिलन नहीं हो पाएगा। मैं अब भी तुम्हारा नहीं हो पाऊंगा। नहीं नागेश, ऐसे मत बोलो। तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। नागेश बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। नरगिस उसको आराम से उठाकर अपनी गोद में रखकर बैठ जाती है। आखिर ये दुनिया इतनी जालिम क्यों है? सिर्फ अपने लालच को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, पर इस बार नहीं। अगर मुझे तुम्हें पाने के लिए भगवान से भी लड़ना हो तो मैं लड़ूंगी, पर मैं अपने प्यार को वापस पाकर रहूंगी। तभी निरूपा और रवीश नरगिस के पास आते हैं और निरूपा नरगिस के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, नरगिस, नागेश फिर हमसे दूर चला गया। देखो, वो फिर से सांप बन गया। नागेश के नाग रूप को अपनी गोद में पड़ा देख नरगिस बहुत रोती है। नहीं नागेश, नहीं, तुम इस बार मुझसे दूर नहीं जा सकते, वरना मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। नागेश, मैं तुमको लेने आ रही हूँ नागलोक। अब ये दुनिया इंतकाम देखेगी, एक नागिन का इंतकाम। नरगिस भूलोक से नागलोक की तरफ निकल पड़ती है। इधर कालगुरु अंतरिक्ष में घायल हालत में भटकता हुआ। गुरुदेव, गुरुदेव, मेरी सहायता करो। गुरुदेव, आपके शिष्य कालगुरु को आपकी जरूरत है। गुरुदेव। कालगुरु का विलाप और मदद मांगने के संकेत उसके गुरु काल भैरव तक पहुंचते हैं। कालगुरु, शिष्य कहाँ हो तुम? इतने परेशान क्यों हो? बताओ मुझे। अपने मंत्र की शक्ति से कालगुरु के शरीर को अपने पास खींच लेते हैं। कालगुरु काल भैरव के चरणों में। रक्षा गुरुदेव, रक्षा। उठो शिष्य कालगुरु। अपने हाथों को जैसे ही कालगुरु को उठाने के लिए उनको स्पर्श करते हैं, उनको सारी घटना पता चल जाती है। कालगुरु, ये सब क्या है? जिसको तुम अपने वश में करना चाहते थे वो एक सच्ची नागिन और एक सच्ची प्रेमिका है। तुमने उसकी शक्ति को तो वश में कर लिया और उसके प्रेम की शक्ति से हार गए तुम। गुरुदेव, मुझे मणि चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। शिष्य कालगुरु, उस मणि को तुम तभी प्राप्त कर सकते हो जब नाग और नागिन का मिलन हो चुका हो, लेकिन तुमने ये नहीं होने दिया। और दूसरी बात, जितना अधिकार तुम्हारा है जिंदगी जीने का, उतना ही उनका भी है। गुरुदेव, तुम मुझे मेरे मार्ग से भटका रहे हो। मुझे लगा था तुम मेरी मदद करोगे नागमणि पाने में, पर तुम तो कायर निकले। शिष्य, वीरता किसी के प्राण छीनने में नहीं है, बल्कि प्राण प्रदान करने में है। और तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो उससे सिर्फ तुम्हारे ही प्राण खतरे में है। एक नागिन सब सहन कर सकती है, पर अपने नाग से जुदाई नहीं। ये फालतू का उपदेश नहीं चाहिए गुरुदेव मुझे सिर्फ मार्ग बताइए, मार्ग। जब तुम्हारा लालच तुम्हारी समझदारी पर हावी हो ही गया है तो तुम्हारा गुरुदेव होने के नाते मुझे तुम्हें मार्ग बताना ही होगा। तुम जाकर नाग तप करो, उसके पूर्ण होने पर तुम्हें ऐसी शक्ति आ जाएगी कि तुम किसी भी नाग को वश में कर पाओगे। नाग तप, इसकी कितनी अवधि है गुरुदेव? तप की कोई अवधि नहीं होती। जब तक तुमको वो शक्तियाँ नहीं मिलती तब तक तप करना ही होगा। ठीक है गुरुदेव, नागमणि को पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, कोई भी तप करूंगा। और वहाँ से चला जाता है। नरगिस नागलोक के द्वार पर पहुँच जाती है। ठहरो। नरगिस को आवाज आती है, कौन है जो मेरे मार्ग के बीच में आ रहा है? सामने आओ, क्यों रोक रहे हो मुझे? नरगिस के सामने नागलोक द्वार पर एक बड़ा सा नाग खड़ा था। मैं द्विज हूँ, यहाँ का पहरेदार हूँ। मेरी आज्ञा के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, पर आप मेरे रास्ते में मत आइए, वरना बेवजह आपको अपने प्राण गंवाने पड़ सकते हैं। मैं अब सही गलत नहीं सोचूंगी, बस मुझे मेरे नाग को वापस पाना है। लगता है तुम्हें प्राण गंवाने पड़ेंगे। तुम मेरी शक्ति से अनजान हो नागिन। और द्विज अपने विष की फुंकार नरगिस पर डालता है। नरगिस को क्रोध आ जाता है और वो अपनी क्रोधित आंखों से द्विज को भस्म कर देती है। भस्म में से एक लड़का हाथ जोड़े निकलता है। हे नाग देवी शांत, आप बहुत बहादुर हो।
मैं केवल आपकी परीक्षा ले रहा था और ये सब करने के लिए मुझे मेरे गुरु नागार्जुन से आदेश मिला था। नागलोक में आपका स्वागत है देवी। और वो लड़का गायब हो जाता है। नरगिस नागलोक में प्रवेश करती है और नाग गुरु के पास चली जाती है। नरगिस, मैं जानता हूँ आप किस उद्देश्य से नागलोक आई हो, पर प्राणहीन नागेश को प्राण लौटाना हमारे वश में नहीं है। नहीं गुरुदेव, कृपया ऐसा ना बोले। बिना अपने नाग के मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। हम तुम्हारे सच्चे प्रेम की शक्ति को जानते और समझते हैं, और कोई भी नागिन ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि वो अपने नाग से अलग हो। कोई तो उपाय होगा गुरुदेव। नागेश को पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कृपया सहायता करें मेरी। हाँ, एक रास्ता है, पर बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। अगर मुझे यमलोक भी जाना पड़े तो भी मैं वहाँ चली जाऊंगी। अपने नागेश को वापस जीवित करूंगी मैं। ठीक है, तो एक काम करो, तुम नागदेव नागार्जुन के पास जाओ, वो ही तुम्हें रास्ता बता सकते हैं। कोई नागदेव नागार्जुन कौन है वो, और कहाँ मिलेंगे वो मुझे? हाँ नागदेव, देखो वो मूर्ति वही नागार्जुन की मूर्ति है। अगर तुमने इन्हें प्रसन्न कर लिया तो ये तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। नरगिस नागदेव की पूजा करती है, परंतु वो प्रकट नहीं होते। हे नागदेव, अगर आप मेरे सच्चे प्रेम की शक्ति से प्रसन्न नहीं हैं, तो आज मैं अपने प्राण आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। और अपना सर वो नाग की मूर्ति पर मारने लगती है। नरगिस के सिर से खून निकलना शुरू हो जाता है। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है। नरगिस देखती है, पत्थर की मूर्ति एक विशाल सांप बन चुकी है। हे नागदेव, मुझे मेरे नागेश से मिलाने की कृपा करें। उसके प्राण वापस लौटा दीजिए। नरगिस, तुम्हें तुम्हारा नागेश जरूर मिलेगा, लेकिन उसके प्राण लौटाना मेरे वश में नहीं है। नागदेव ऐसा न बोले, बिना प्राण लौटाए मुझे मेरा नागेश कैसे मिलेगा? नरगिस, काल गुरु ने उसके प्राण उसके जिस्म से निकाल तो लिए, पर उसके जीवन काल की अवधि अभी खत्म नहीं हुई है। तो कहाँ है मेरा नागेश गुरुदेव? वो एक मानव शरीर में जन्म ले चुका है, तुम्हें उसकी तलाश करनी होगी। लेकिन गुरुदेव। लेकिन नरगिस, उसको पुराना कुछ याद नहीं होगा। वो कौन है सब कुछ भूल चुका होगा, तुमको भी। वो एक साधारण इंसान की तरह जीवन जिएगा। तो गुरु, मुझे मेरा नागेश और उसका प्यार कैसे मिलेगा दोबारा? प्रेम की शक्ति से नरगिस। प्रेम शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसके सामने बड़े से बड़ा भगवान भी झुक जाता है। वो सब शक्ति से बढ़कर होती है। मैं कुछ समझ नहीं पाई गुरुदेव। तुमको उसको दोबारा अपने प्रेम वश में करना होगा, एक मानव कन्या की तरह। तुमको उससे विवाह करना होगा, उसके बाद ही उसको सब याद आएगा। लेकिन मुझे वो कहाँ और कैसे मिलेगा गुरुदेव? नरगिस, नागेश अभी बच्चा है, उसे अभी कुछ समझ नहीं है। जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, थोड़ा सा तुम यही नागलोक में रहो और तपस्या करो। उस तपस्या से तुमको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, जिससे तुम नागेश और होने वाली सारी घटनाओं को देख सकोगी। जो आज्ञा गुरुदेव। नरगिस, तुमको अभी बहुत इंतजार करना होगा नागेश को पाने के लिए। इतना बोलते ही नाग फिर से मूर्ति बन जाता है। कुछ साल बाद नरगिस को एक आवाज आती है, उठो नरगिस, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। नरगिस आंखें खोलती है और बोलती है, जय नागदेव। तुमको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है नरगिस, तुम नागेश के पास जाओ। लेकिन याद रखना, नागेश को तुम्हारे नागिन होने की सच्चाई बिल्कुल पता न चले। लेकिन कभी न कभी तो उसको पता चल ही जाएगा गुरुदेव। हाँ नरगिस, जब उसको दोबारा तुमसे प्रेम होगा, सच्चा प्रेम, उसके बाद ही सच्चाई आएगी सामने। उसके बाद तुम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होगे। नरगिस नाग गुरु को नमन करके नागेश की तलाश में चल देती है। नागेश एक 17 साल का सुंदर लड़का बन चुका है, जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। विजय, तुम ही उस बॉल को उठाकर लाओ उस झाड़ी में से। तुमने उसको गिराया है वहाँ। ठीक है, लाता हूँ। तुम लोग हर बार ऐसा करते हो, हर बार मुझे ही जाना पड़ता है। विजय झाड़ी की तरफ चल देता है। उफ, ना जाने किधर गई। विजय झाड़ी में हाथ डालता है और एक सांप की पूंछ पकड़कर बाहर खींच लेता है। सांप उसको डस लेता है। अरे विजय को सांप ने डस लिया, चलो जल्दी उसके घर बताते हैं। और अब घर की तरफ भागते हैं। तभी वहाँ नरगिस अवतरित होती है। वो भागकर विजय को अपनी गोद में लिटा लेती है। तुमको कुछ नहीं होगा नागेश, मेरा मतलब विजय। उसके हाथ की तरफ अपना जीभ रखने ही वाली होती है कि उसको एक आवाज आती है। ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोलती है, नागदेव आप? हाँ नरगिस, मैं तुमको नागेश के साथ रहने की एक तरकीब देता हूँ, बस तुम मेरा साथ दो। इतना बोलकर नागदेव एक सपेरा बन जाते हैं। नरगिस भी समझ जाती है। वो भी एक सुंदर सी लड़की बन जाती है, जिसकी आंखों की चमक बहुत ही प्यारी थी और देखने में बिल्कुल परी जैसी। तब तक विजय की माँ विभा और पति भी वहाँ भागते भागते आ जाते हैं। महाराज, मेरे बेटे की रक्षा करें। शांत रहो देवी, इसको तो मेरी बच्ची ही ठीक कर देगी। ऐसा बोलकर नरगिस की तरफ इशारा करते हैं। नरगिस विजय के हाथ से सारा जहर निकाल देती है। विजय को होश आने लगता है। हे महाराज, धन्य हैं आप, चलिए हमारे घर।
विश्राम करने के लिए? हमें तो अभी कुछ जड़ी बूटी लेने के लिए जाना है। अगर आप हमारी मदद करना चाहती हो तो मेरी इस बेटी को कुछ दिन के लिए अपने पास रख लीजिए। मैं वापस आते वक्त इसको लेकर चला जाऊंगा। जो आज्ञा महाराज। हाथ जोड़ते हुए बोलती है। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम महक है। महक, कितना प्यारा नाम है। जितना प्यारा नाम उससे भी सुंदर हो तुम। चलो महक हमारे साथ। सब घर चल देते हैं। विजय की चाची रेखा अपने पति सुंदर और बेटी नंदनी के साथ दौड़कर गेट पर आती है। क्या हुआ दीदी विजय को? विजय को देखकर बोली, कुछ नहीं, सांप ने काट लिया था, लेकिन अब सब ठीक है। महक की तरफ देखकर बोलती है, ये लड़की कौन है? इसकी वजह से तो विजय ठीक हुआ है। तुम उस कमरे में अपना सामान रख दो महक, अब से वो तुम्हारा कमरा। महक अपने कमरे की तरफ चल देती है और अपने काम में लग जाती है। लेकिन चाची को ये बात रास नहीं आती। अपने कमरे में जाकर, ये पता नहीं किसको उठाकर ले आए हैं, इसका भी काम मुझे ही करना होगा। क्या मैं कोई नौकरानी हूँ उस घर की? अरे रेखा, तुम परेशान मत हो, बस कुछ ही दिन की बात है। फिर मैं अपने भाई, उसकी बीवी और बच्चे को मार दूंगा। फिर सारी जायदाद की मालकिन तुम ही हो। तुम तो कब से यही बोलते आ रहे हो, आज तक तो कुछ हुआ नहीं तुमसे। चलो देखो, फिर अब इस लड़की से ही शुरू करते हैं। क्या शुरू करते? तुमसे कुछ नहीं होगा, बस मेरी ही जान आफत में पड़ी है। ये लो जहर, उस लड़की के खाने मिला कर देना और बोल देंगे उसको सांप के उस जहर ने ही मार डाला जो उसने पिया था। शाम को सब खाने के लिए बैठ जाते हैं। रेखा चुपके से महक के खाने में जहर डाल देती है। महक, तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं तो वैसे भी अकेली ही हूँ। तभी विजय बीच में बोलता है, मेरी भी दोस्त बनोगी? हाँ, हम सब अब से दोस्त हैं। महक, लो जल्दी से खाना लो, जब से आई हो कुछ नहीं खाया तुमने। मैं भी महक के साथ खा लेती हूँ। और उसके पास बैठ जाती है। तुम अपना खाना खाओ चुपचाप, नंदनी को डांटते हुए बोली। कोई नहीं रेखा, खाने दो। रेखा और सुंदर इससे पहले कुछ कर पाते, नंदनी जहर वाला खाना खा लेती है। लो महक, मैंने खा लिया, तुम भी खा लो, बहुत स्वादिष्ट है। इतना बोलकर नंदनी चक्कर खाकर गिर जाती है। रेखा विभा दौड़कर नंदिनी के पास आते हैं। क्या हुआ मेरी बच्ची को? महक की तरफ गुस्से से देखकर बोलती है, क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? विभा नंदिनी का हाथ पकड़कर बोलती है, रेखा, इसको तो बहुत तेज बुखार है, शायद बुखार की वजह से ही इसको चक्कर आ गया होगा। चलो इसको उठाकर कमरे में लेकर चलते हैं। नहीं दीदी, मुझे लगता है इस लड़की ने कुछ किया है मेरी बेटी के साथ। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो रेखा? तभी नंदिनी को होश आ जाता है। क्या हुआ माँ, रो क्यों रही हो आप? सब ठीक तो है ना? हम तो ठीक है, पर तू ठीक है मेरी बच्ची? पता है कितना डर गई थी मैं। हे भगवान, तेरा धन्यवाद मेरी नंदनी की रक्षा करने के लिए। रेखा ये सब बोलकर महक की तरफ देखती है और महक एक हल्की सी मुस्कान देकर चली जाती है। रेखा फिर मन ही मन सोचती है, आखिर ये सब हुआ कैसे। उधर महक पुरानी सारी घटना याद करती है। महक, लो खाना लो। और जहर वाले खाने की थाली महक को देकर चली जाती है। महक थाली पकड़ती है और जैसे ही खाने को देखती है, अपनी दिव्य दृष्टि की शक्ति से खाने में पड़े जहर का पता लगा लेती है। वो अपनी आंखों की शक्ति से ही जहर का प्रभाव कम कर देती है। अब आगे। चलो महक, सोने चलते हैं। नंदनी, तुम इसके साथ नहीं सोओगी, चुपचाप हमारे कमरे में चलो, वहाँ लेटना तुम। ठीक है। उदास होकर चली जाती है। तुमने तो बोला था वो जहर लड़की को मार देगा, लेकिन उसे तो कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हारी बेवकूफी से हमारी बेटी की जान खतरे में पड़ सकती थी। अच्छा हुआ जहर का असर नहीं हुआ, कम से कम हमारी बेटी ठीक है। कहीं इस लड़की को कोई जादू टोटका तो नहीं आता? वैसे भी वो तांत्रिक के साथ रहती थी। हाँ, हो सकता है। ये सब बातें करके दोनों सो जाते हैं। सुबह होने पर महक बाहर से आती है। अरे महक, तुम इतनी सुबह कहाँ से आ रही हो? वो मैं मंदिर गई थी, मुझे रोज मंदिर जाने की आदत है। अरे ये तो अच्छी आदत है। चलो आओ, सबके साथ नाश्ता कर लो। रेखा चाय लेकर आती है और बोलती है, दीदी अगर आपको बुरा ना लगे कुछ बोलूं मैं? हाँ बोलो रेखा, तुमको पूछने की क्या जरूरत है, बताओ क्या बात है। दीदी, वो मैं अकेले इतने बड़े घर का काम करते करते बहुत थक जाती हूँ। अब मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी है, तो मैं सोच रही थी कि महक मेरी थोड़ी मदद कर दिया करेगी, लेकिन। इतना ही बोलती है कि महक बीच में बोल पड़ती है, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मुझे खाली बैठना पसंद नहीं है, काम करने की आदत है मुझे। महक, तुम सच में काम करना चाहती हो तो ठीक है, पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है तुम पे, ओके? जी आंटी जी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। नहीं, अभी मत जाओ। महक बेटा, क्या हुआ, क्यों मना कर रही हो विजय को? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही मुंह से निकल गया।
महक जल्दी से चाय पीकर मेरे पास आओ, मैं तुमको काम समझा देती हूँ। महक चाय पीते पीते पसीने से लथपथ हो गई थी। उसको पहले ही विजय के साथ होने वाली घटना का पता लग गया था। महक, कुछ परेशान लग रही हो तुम। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, या कोई और बात हो तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं आंटी जी, कुछ नहीं है ऐसा, मैं अभी आती हूँ। और उठकर बाहर की तरफ भागती है और बाहर जाकर नागिन बन जाती है। उधर विजय अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। अचानक उसको जंगल से कुछ आवाज आती है तो वो दौड़कर अकेले ही जंगल की तरफ भागता है। कुछ लड़के उसके सामने खड़े थे। कौन हो तुम लोग? बेटा तेरी मौत है हम। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? हमारा तो कुछ नहीं, हमें तो पैसे मिले हैं इस काम के। पैसे किसने दिए तुमको? कौन मुझे मारना चाहता है? तेरे सवालों के जवाब नहीं देने आए हैं हम, बस इतना बता सकते हैं कोई तेरा अपना ही है जो पैसे दिया हमें। सब लड़के विजय को चारों तरफ से घेर लेते हैं। प्लीज जाने दो मुझे, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई बेटा, हम जाने देंगे तुझे, पर घर नहीं, शमशान। लड़के विजय पर हमला करते हैं और एक लड़का विजय के पैर में हॉकी मार देता है। विजय गिर जाता है। विजय फिर उठकर एक लड़के को लात मारता है। वो लड़का नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी बाकी के लड़के विजय के हाथों को पकड़ लेते हैं। तीसरा लड़का उठकर विजय के सर में हॉकी से वार करता है। विजय बेहोश हो जाता है और उसके सिर से खून आने लगता है। फिर जब वो दोबारा वार करने ही वाला होता है तभी वहाँ नागिन आ जाती है और उस लड़के की कमर में घुसकर मुंह से बाहर निकलती है। ये सब देखकर बाकी के लड़के डरकर भागने लगते हैं। नागिन भी उनके पीछे जाती है और दूसरे लड़के को अपनी पूंछ में दबाकर उसका दम घोट देती है। तीसरे लड़के को अपने फन से डस लेती है। ऐसे ही नागिन सबको मार देती है। फिर नागेश को उठाकर मंदिर के द्वार पर ले आती है। तभी वहाँ मंदिर का पंडित आता है। नागिन फिर से लड़की बन जाती है। क्या हुआ इस लड़के को? इतना बोलते ही पंडित विजय का चेहरा देख लेते हैं और बोलते हैं, अरे ये तो विजय है, इसको इतनी चोट कैसे आई? महक विजय को अपनी गोद में लिए बैठी थी। मैं भी इसके घर वालों को जाकर बताता हूँ, तब तक तुम उसको डॉक्टर के पास लेकर जाओ, जल्दी से। पंडित कुछ लोगों को महक की मदद के लिए साथ भेजते हैं। दौड़ते हुए विजय के घर जाता है। अरे कोई है घर में? अरे कोई है घर पर? बेटी विभा, अरे कहाँ हो सब? विभा, विभा जल्दी चलो, विजय को किसी ने घायल कर दिया है। मैंने उसको एक लड़की और अपने कुछ गांव वालों के साथ हॉस्पिटल भेज दिया है। विभा बहुत डर जाती है और पागल सी होकर नंगे पांव ही हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ती है। हॉस्पिटल में, डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? उनका इलाज कर दिया है हमने और वो अब खतरे से बाहर है। बस कुछ पल में उनको होश भी आ जाएगा। तभी विभा वहाँ पहुँच जाती है रोते हुए। कहाँ है मेरा लाल? क्या हुआ उसको? वो ठीक तो है ना? आंटी जी, वो ठीक हैं। तभी वहाँ नर्स आती है। विजय को होश आ गया, आप लोग मिल सकते हैं। विभा और महक कमरे में जाती हैं। क्या हुआ बेटे? ये सब कैसे हुआ? किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा? पता नहीं माँ, कुछ अनजान लड़के थे, बोल रहे थे कि तेरे किसी अपने ने ही ऐसा करने के लिए पैसे दिए हमें। आज मैं जिंदा नहीं होता माँ, अगर वहाँ वो नहीं आया होता। वो कौन? एक बड़ा सा नाग माँ, उसने ही मुझे बचाया। पर माँ, मैं यहाँ कैसे आया? वो बेटा तुझे यहाँ? अरे महक, विजय की बातों में मैं तुझे तो भूल ही गई थी। वैसे विजय तुमको महक लाई यहाँ। लेकिन तुमको मैं मिला कहाँ? वो सुबह मैं मंदिर में अपना कलश भूल गई थी, तो मैं उसको ही लेने गई थी। तभी रास्ते में तुम मुझे घायल हालत में मिले। अच्छा, तभी तुम सुबह से कलश की वजह से परेशान थीं। हे नागराज, हे भोलेनाथ, मेरे बेटे की रक्षा करने के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन माँ, अचानक से वो नाग कहाँ से आया और वो कहाँ चला गया, कुछ पता भी नहीं चला। विजय, तुम इन सब के बारे में इतना मत सोचो, सब भोलेनाथ की कृपा है। महक, विभा और विजय तीनों घर के लिए निकल जाते हैं। विजय सिर पर पट्टी बांधे हुए लेटा हुआ है। कैसी जालिम दुनिया है! किसने मारा है हमारे फूल से बच्चे को? और विजय के पास बैठ जाती है। महक, जरा मेरे और विभा दीदी के लिए चाय बना लो और विजय के लिए जूस। जैसे ही महक रसोई में जाती है, दीदी, जब से ये लड़की आई है हमारे घर में कुछ ना कुछ अशुभ हो रहा है। विजय 2 बार मरते मरते बचा है। नहीं रेखा, वो ऐसी नहीं है। आज सिर्फ उसकी वजह से ही विजय ठीक है। विभा ये बोल देती है, पर उसको कहीं ना कहीं रेखा की बातों में सच्चाई लगती है। महक उन दोनों की बातों को अपनी दृष्टि से देख रही होती है। क्या हुआ विजय बेटा, ये इतनी चोटें कैसे आई? ना जाने हमने क्या बिगाड़ा है किसी का, जो मेरे बेटे को इतना मारा किसी ने। कैसे, कहाँ, और मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? विभा की माँ सारी घटना बताती है। मुझे लगता है ये सारा फसाद इस जायदाद के लिए हो रहा है। मैं कल ही सारी जायदाद विजय के नाम कर दूंगा। तुम भी कल साथ चलना विभा। लेकिन चाची ये सब सुन लेती है और सुनते ही
उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। गुस्से में वो अपने कमरे में जाकर बोलती है, पता भी है इस घर में क्या हो रहा है? वो लोग अपनी सारी जायदाद कल विजय के नाम कर रहे हैं। अरे करेंगे तो तब जब वो दोनों वहां तक पहुंचेंगे। महक एक बार फिर से डर जाती है क्योंकि उसके घर पर एक बार फिर से संकट आने वाला है। अगली सुबह विभा चलो जल्दी। लो दीदी, रास्ते में खा लेना। आंटी, आप दोनों आज कहीं मत जाओ। विजय जब पूरी तरह ठीक हो जाएगा तब चली जाना। अरे महक बेटा, हमारा जाना जरूरी है, बस कुछ घंटों की बात है। तब तक तुम और रेखा हो ही घर पर विजय का ख्याल रखने के लिए। दीदी जाओ आप, और महक बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। विभा अपने पति के साथ चली जाती है। महक मुझे कुछ हो रहा है। अपने बेड से उठते हुए बोला, लेकिन कमजोरी के कारण गिर गया। महक ने जैसे ही उठाने के लिए उसको छुआ, उससे काल गुरु को उनके मिलन का आभास हो जाता है, जिससे उसकी तपस्या भंग हो जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। इतनी शीघ्र नागिन अपने नाग से नहीं मिल सकती। अगर ऐसा हुआ तो उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी, फिर उस पर विजय पाना असंभव हो जाएगा मेरे लिए, असंभव। काल गुरु अपने सिर से एक जटा जमीन पर फेंकता है, जिससे एक भीषण नाग जन्म लेता है। कालनाग, तुमको उस नागिन के नाग को मारना है, जिससे नागिन खुद ही शक्तिहीन हो जाएगी। ऐसा सुनकर कालनाग चल देता है। कालनाग एक सुंदर कबूतर बनकर विभा के घर पर बैठ जाता है। महक विजय के लिए दवाई तैयार कर रही होती है। तभी उसे विजय पर आने वाले संकट का आभास होता है। तब तक कबूतर उड़कर विजय के पास आ जाता है। अचानक वहाँ एक बिल्ली आ जाती है और उस कबूतर को उठाकर बाहर ले जाती है। बिल्ली कबूतर को मुंह से फेंकते हुए बोली, मेरे नागेश को मुझसे दूर करने वाले को मृत्यु के समीप जाना होगा। कबूतर नाग बनते हुए बोला, तुझे और तेरे नाग को मारने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। महक तभी एक भीषण नागिन बन जाती है और अपनी विषैली फुंकार काल नाग पर छोड़ती है। काल नाग अपनी आंखों से उसके विष प्रभाव को कम कर देता है और एक फुंकार नरगिश की तरफ छोड़ता है, जिससे नरगिश दूर जाकर गिरती है। नरगिश वापस उठकर काल नाग के सामने आती है और साथ नागिन में बदल जाती है। काल नाग नागिन के इस रूप को देखकर बोलता है, जितना मैंने सोचा था तो उससे अत्यंत शक्तिशाली निकली। तू प्रेम शक्ति को जानता ही नहीं है। तुझे आज तेरा काल मेरे पास लेकर आया है। ऐसा बोलकर सातों नागिन काल नाग पर एक साथ विष फुंकार करती हैं। काल नाग उसके इस वार को सहन नहीं कर पाता और घायल हो जाता है। नागिन, मैं फिर आऊंगा तुझसे बदला लेने। सातों नागिन एक रूप में आ जाती हैं और काल नाग की तरफ आंखों से जादुई आग फेंकती है, जिससे काल नाग वापस काल गुरु के चरणों में जा गिरता है। नरगिश वापस महक बनकर पसीना पोंछती हुई विजय की दवाई वापस तैयार करने लगती है। काल गुरु काल नाग को देखकर गुस्से में बोलता है, तुमसे बदला लेने मैं वापस आ रहा हूँ नागिन। महक क्या हुआ तुमको? क्यों इतनी परेशान लग रही हो? नहीं तो मुझे तो कुछ नहीं हुआ। लो तुम दवाई ले लो। महक, विजय को दवाई देकर मेरे पास आना। उधर विभा अपने पति के साथ शहर जा रही होती है। अभी और कितना टाइम लगेगा? इतना बोल ही पाती है कि अचानक उनकी कार ट्रक से टकरा जाती है और विभा उछलकर पास की खाई में जा गिरती है। महक को इस घटना का पता लग जाता है तो वो फिर से नागिन रूप लेकर उनको बचाने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचती है तब तक विजय के पिता मर चुके होते हैं। नहीं, ये क्या हो गया? आंटी जी कहाँ है? इधर उधर देखकर बोली। तभी वो आंखें बंद करके देखती है कि विभा बेहोश होकर नदी में पड़ी है और पानी के बहाव के साथ बहती जा रही है। महक पानी में कूद जाती है और विभा को अपनी पूंछ से बांधकर किनारे पर ले आती है। आंटी जी उठिए। आंखें खोलकर बोलती है, मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? कहाँ हूँ मैं? तभी एक लड़की दौड़कर नरगिश के पास आती है। मुझे बचा लो, न जाने क्यों कुछ सांप मेरे पीछे पड़े हैं। मैं तो बस जंगल घूमने आई थी। नरगिश को भी लड़की के अंदर नाग के होने का आभास होता है। नरगिश लड़की को देखते हुए बोली, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम निरूपा है। मैं घर से घूमने आई थी तो सांप मेरा पीछा करने लगे। और तब तक सारे सांप वहाँ आ जाते हैं और नरगिश को देखकर रुक जाते हैं। नरगिश कुछ समझ नहीं पाती, इसीलिए वो अपनी शक्ति से सांपों से बात करने लगती है। कौन हो तुम? क्यों पड़े हो इस लड़की के पीछे? कौन है ये लड़की? हे नाग देवी, हम तुम्हारी वजह से ही नाग बने हैं। नरगिश आंखें बंद करके देखती है कि कुछ लोग उसको छूने से सांप बन रहे हैं और फिर पास में खड़ी निरूपा के बारे में भी सब कुछ जान लेती है। हम तुम्हारी ही शक्ति हैं और तुम में ही समाना चाहते हैं। तुम कहाँ रहती हो? मैं पास ही गांव में अपने भाई और मम्मी पापा के पास रहती हूँ। निरूपा, तुम इस घायल औरत को अपने साथ ले जाओ। मुझे वैसे तो बहुत कुछ बताना है तुम्हें, पर अभी कुछ जरूरी काम है तो मैं बाद में आकर सब बताती हूँ तुमको। और नरगिश विभा को निरूपा के पास छोड़कर चली जाती है।
चाची मम्मी पापा नहीं आए? अभी तक तो बहुत रात हो गई है। महक की तरफ देखा और बोला। महक, तुम मुझे आज सच में परेशान लग रही हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और गुस्से में चाचा चाची की तरफ देखती है। चाचा चाची अपने रूम में चले जाते हैं। क्या तुमने ही कुछ किया है क्या सुंदर? हाँ, उनका खेल खत्म आज। लेकिन विभा के घर न आने के कारण विजय बहुत परेशान था, तो वो उनकी तलाश में रात में ही निकल पड़ता है। चाची मैं देख कर आता हूँ, कहाँ रह गए दोनों? मैं भी साथ चलूं विजय? नहीं, तुम क्या करोगी, बहुत रात है, यही रहो। और अकेला ही चला जाता है। लेकिन महक फिर से नागिन बनकर विजय की कार से लिपट जाती है। विजय अचानक से कार रोक देता है। कौन हो तुम? मेरी ही कार मिली थी क्या मरने को? मरना तो तुझको पड़ेगा, तुझको। विजय को कार से खींचता हुआ बोला। विजय उसको धक्का देकर दूर गिरा देता है। लड़का उठकर फिर से विजय पर वार करता है। इस बार विजय उसकी गर्दन को पकड़कर गला घोटने ही वाला होता है, लेकिन वो पूरी ताकत लगाता है और विजय के हाथों से छूट जाता है और विजय को गिरा देता है। लड़का एक नाग बनने लगता है। ये देखकर विजय डर जाता है, लेकिन जैसे ही विजय को डसने वाला होता है, महक नागिन रूप में आकर उसे अपने दांतों के बीच पकड़ लेती है। काल नाग इतना आसान नहीं है नागेश को नरगिस से दूर करना। तुझे क्या लगा मैं तुझे पहचान नहीं पाई? काल नाग नागिन के दांतों के बीच से गायब हो जाता है और फिर दूर खड़ा होकर बोलता है। नागिन, तू पिछली बार इसलिए बच गई थी क्योंकि मुझे तुझको वश में करना आता नहीं था, लेकिन अब मुझ में वो शक्ति है जो तुझे मारने के लिए पर्याप्त है। और नागिन पर आंखों की शक्ति से वार करता है। नागिन वहाँ से हट जाती है। आंखों से निकलती हुई शक्ति पत्थर पर लगती है और वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तू बहुत तीव्र गति से दौड़ती है, इसीलिए बच भी गई, लेकिन इस बार से बच पाना मुश्किल है नागिन, मुश्किल। और नागिन की तरफ विष फुंकार छोड़ता है। नागिन अपनी शक्ति से अपने चारों तरफ एक कवच बना लेती है, जिससे कालनाग की शक्ति भेद नहीं पाती। बच पाना तो तेरा भी मुश्किल है कालनाग। और कवच से होते हुए कालनाग के शरीर से पार निकल जाती है। कालनाग घायल होकर गिर जाता है। नागिन उठकर बोलती है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। मेरे और नागेश के बीच में आने वाले को मरना ही होगा कालनाग। और एक विषैली हवा कालनाग पर छोड़ती है। कालनाग को लगने लगा था कि वो नागिन के वार से अब जिंदा नहीं बच पाएगा। सुन नागिन, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मरते मरते तुझे ऐसी मौत देकर जाऊंगा कि तू हर पल मरती ही रहेगी। और विजय को अपनी पूंछ से बांधकर आसमान में उड़ता है और फिर गायब हो जाता है। नागिन उसका पीछा तो करती है, लेकिन जान नहीं पाती कि वो कहाँ चला गया। बादलों में खड़ी होकर, कहाँ गया कालनाग? मैं उसे देख क्यों नहीं पा रही हूँ? लगता है मेरी शक्ति कम हो गई है। कुछ भी हो, मुझे अपने नागेश को ढूंढना ही होगा। अकेले उस कालनाग के साथ नहीं छोड़ सकती। कालनाग विजय को पूंछ से बांधकर ले जा रहे होते हैं। तभी उनको नागराज मिल जाते हैं। रुक जा कालनाग, तू नरगिस की दिव्य दृष्टि से तो बच गया, लेकिन मुझसे नहीं बच पाएगा। नागराज, मुझे जाने दो। मैं व्यर्थ ही किसी पर प्रहार नहीं करना चाहता। मेरे रास्ते में रुकावट मत बनो। नागराज घायल कालनाग पर विष की फुंकार से वर्षा करते हैं। कालनाग अपनी शक्ति से नागराज के इस प्रहार को कम कर देते हैं। नागराज, मैंने कहा मुझे जाने दो। मेरा जन्म उस मणि को पाने के लिए हुआ है। मेरे और नागमणि के बीच में मत आओ। मेरे लिए अच्छा बुरा सोचना बंद कर और अपनी खुद की रक्षा कर। नागराज कालनाग को आग से जलाने के लिए उसके ऊपर आग छोड़ देते हैं। कालनाग अपनी शक्ति से पानी की वर्षा करते हैं, जिससे नागराज की आग वाली वर्षा कम हो जाती है। नागराज इस बार अपने वेग से कालनाग के फन से टकरा जाते हैं, जिससे कालनाग अपना शरीर त्याग कर जटा बन जाता है और विजय छूटकर पत्थर से टकरा जाता है। नरगिस विजय को ढूंढने के लिए कुछ विशेष तरंगे भेजती है। तरंगे किसी अनजानी तरंगों से टकराकर नरगिस के पास वापस आ जाती हैं। कौन है वो जिसकी तरंगे मुझसे मिल रही हैं? कहीं ये कालगुरु तो नहीं? हाँ, शायद ये कालगुरु ही हो। और तरंगों की तरफ आगे बढ़ती है। नरगिस वहाँ पहुँच जाती है और उसको दिखाई देता है कि कोई साधु तपस्या कर रहा है। आ जाओ नरगिस, आ जाओ। बड़े प्यार से बोलता है। नरगिस सोच में पड़ जाती है कि ये मुझे कैसे जानते हैं। हे तपस्वी, आप कौन हैं और मुझे कैसे जानते हैं? मेरा नाम काल भैरव है और कालगुरु मेरा ही शिष्य है। मैं तुम्हारी समस्त जीवन कथा जानता हूँ। मैंने कालगुरु को बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। अगर आप सब जानते ही हैं, तो मुझे बस इतना बताएं कि कालनाग मेरे नागेश को लेकर कहाँ गया होगा। कालनाग का अंत हो चुका है। किसने मारा उसे और मेरी दिव्य दृष्टि उसको क्यों नहीं देख पाई? नरगिस, कालनाग में कालगुरु की ही शक्ति का वास था, इसीलिए उसकी वजह से तुम्हारी दिव्य दृष्टि कम हो गई थी।
और तुम उसको नहीं देख पा रही थी। मुझे मेरे नागेश के बारे में बताओ, वो कहाँ है? नागेश को नागराज ने कालनाग से छुड़ा लिया है और वो नागलोक में ही है। नरगिश वापस नागलोक की तरफ चल देती है और नागलोक में नागदेव के पास पहुंच जाती है। नागदेव, मेरा नागेश कहाँ है? नरगिस, तुम्हारा नागेश नागलोक में ही है, लेकिन नागराज और कालनाग के बीच युद्ध में नागेश पत्थर से टकरा गया, जिससे वो अपनी स्मरण शक्ति गवा चुका है। उदास होकर बोलती है, हे नागदेव, नागेश की स्मरण शक्ति वापस लाने के लिए अब मुझे क्या करना होगा? नागेश को उसके जीवन काल में बीते हुए पलों को वापस याद कराना होगा, तभी उसकी स्मरण शक्ति वापस आ सकती है। नरगिश विजय को लेकर निरूपा के पास पहुंच जाती है। निरूपा नरगिश को देखकर पहचान जाती है और उसके घर चलने के लिए बोलती है। निरूपा, तुमको मेरी वजह से कोई तकलीफ तो नहीं है? क्योंकि मैं हर बार तुम्हारे लिए परेशानी ही साथ लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, ये क्या बोल रही हो तुम? मुझे तो लोगों की सहायता करने की आदत ही है, और मेरे पिता तो वेद हैं, वो तो इनका इलाज कर देंगे। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, रवीश कैसा है? सोचते हुए बोली, तुम रवीश को जानती हो, लेकिन कैसे? निरूपा, शायद तुमको याद होगा, बचपन में तुम और रवीश सोने के अंडे उठाकर अपने घर ले गए थे, जिसमें नाग नागिन निकले थे। मैं और रवीश घर से घूमने निकले थे, क्योंकि मम्मी पापा दवाई की खोज में दूसरे गांव में चले गए थे और हम दोनों अकेले ही थे घर पर। नरगिश मुस्कुराकर बोलती है। और निरूपा? फिर हमें नागेश और वो लड़की नरगिश मिली, पर पता नहीं अचानक वो दोनों कहाँ चले गए। वो नरगिश और रजनी मैं ही हूँ निरूपा। लेकिन कैसे? कालगुरु की शक्ति से मैं नागिन रूप को नागेश की गोद में छोड़कर नागलोक की तरफ चली गई। नरगिश नागलोक की तरफ जा रही होती है। नागलोक पहुंचकर नागगुरु नागार्जुन से मिलती है। नरगिश हाथ जोड़कर नागगुरु को सब कुछ बताती है और फिर बोलती है, हे नागिन, मैं तुमको नागेश के पास नए रूप में भेज तो दूंगा, लेकिन तुम्हें बीती कोई भी घटना याद नहीं रहेगी। लेकिन नागदेव, फिर मेरा और नागेश का मिलन कैसे होगा? वो मुझे कैसे पहचानेगा? नरगिस, तुम अत्यंत शीघ्र युवावस्था को प्राप्त कर लोगी। उसके बाद नागेश तुम्हें खुद पहचान लेगा। तुम्हारी प्रेम की शक्ति को देखकर मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ। और फिर निरूपा, नागदेव की वरदान से मैं रजनी बनकर तुम सबके पास आई। तभी नागेश ने तुमको बोला था कि मैं तो तुमको देखते ही जान गया था कि तुम नरगिश हो। हाँ निरूपा, और जिस कालगुरु ने हमें अलग किया था, उसी की वजह से आज फिर नागेश की स्मरण शक्ति खो गई है। लेकिन नागेश है कहाँ? विजय ही मेरा नागेश है, और मैं अपनी शक्ति से उसकी स्मरण शक्ति को वापस नहीं ला सकती। नरगिश, मेरे माता पिता दोनों गांव में रहते हैं, जो विजय की स्मरण शक्ति को वापस ला सकते हैं। मैं विजय को अपने साथ लेकर जाती हूँ। निरूपा विजय को अपने घर ले आती है, जहाँ विजय की माँ विभा और विजय का मिलन होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। निरूपा का पिता नंद प्रकाश और माँ सुगंधा निरूपा और विजय के पास आते हुए बोलते हैं, ये कौन है निरूपा? ये रवीश का दोस्त है, जो अपनी याददाश्त खो